हेलो स्टूडेंट्स। तो यूनिट और मेजरमेंट का आज अगला लेक्चर लेकर मैं आया हूँ और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, जो आप जूनियर क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग सार्थक अंक। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में सभी एक्यूरेटली मेजर्ड डिजिट और पहली अनसर्टेन डिजिट मिलकर क्या बनाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। यानी सभी यथार्थतापूर्वक मापे गए अंक और पहला संदिग्ध अंक जो है, ठीक है, वो मिलकर के सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। होता यह है कि हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट ऑफ एक्यूरेसी होती है, हर यंत्र की एक यथार्थता की सीमा होती है। ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ठीक है, वो एक लिमिट तक एक्यूरेट रीडिंग लेता है। जैसे मैंने बताया था कि मीटर स्केल जो है, ठीक है, इसकी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी जो है वो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक होती है। ठीक, तो जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट में, ठीक, उसकी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी के अंडर कोई मेजरमेंट करते हैं, ठीक, तो उसकी लास्ट डिजिट जो होती है वो अनसर्टेन डिजिट होती है। उसे हम लोग हिंदी बोलते हैं संदिग्ध अंक। यानी वो जरूरी नहीं कि ये यही हो। ठीक, जैसे एक दिन मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, वही एग्जाम्पल मैं फिर से लेता हूँ आज। ठीक, कि मान लीजिए ये कोई लेंथ है, ये कोई मतलब लाइन खींची हुई है और इसको हमें स्केल से मेजर करना है। तो स्केल से मेजर करने के लिए हमने स्केल के थोड़ा टेढ़ा बन रहा है स्केल, वो आप सिर्फ पॉइंट समझना है। ठीक, इस लेंथ के एक सिरे को आपने 0 के आगे लगाया और फिर मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। अब ये मान लीजिए 4 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर हम इस लेंथ की इस लाइन की लेंथ मेजर करने जाएंगे तो अगर हम देखें, यहाँ ध्यान दें, तो इसका जो एंड ए है वो हमने 0 के आगे रखा। अब एंड बी जो है वो कहाँ आ रहा है, अगर हम ध्यान दें, ठीक, तो एंड बी जो है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ये 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। 3.3 ये है और ये है 3.4। अब इसके बीच में लाई कर रहा है, पर इन दोनों डिवीजन के बीच में कोई डिवीजन नहीं बने हैं, इसलिए कुछ बच्चे इस लाइन की लेंथ 3.3 पढ़ लेंगे, 3.3 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे इसको 3.4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। अब अगर आप देखें तो 3, इस रॉड की लेंथ 3 है, वो तो ठीक है। उसके आगे ये जो डिजिट है ये अनसर्टेन है। क्या ये एग्जैक्ट 3.3 है? नहीं है। ठीक, लेकिन चूंकि इनके बीच में डिवीजन नहीं बने, इसलिए या तो आप इसको 3.3 लिखेंगे, ठीक, या फिर 3.4 लिखेंगे। जबकि 3.3 और 3.4 के बीच में बहुत सारी वैल्यू होती, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, ऐसे बहुत सारी वैल्यू होती है। ठीक, तो हमें ये पता है कि इसकी जो लेंथ है ए बी लाइन की वो 3.3 और 3.4 के बीच में कहीं है। लेकिन चूंकि इसके बीच में डिवीजन नहीं बने, तो मीटर स्केल से जब भी हम इस लेंथ को मेजर करेंगे तो या तो हम 3.3 लिख देंगे या 3.4 लिख देंगे। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं। गड़बड़ होने की संभावना कहां पर है? संभावना इस लास्ट डिजिट में है। तो मीटर स्केल की लिमिट ऑफ एक्यूरेसी डेसिमल के बाद पहली डिजिट पर होती है। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे ही और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वर्नियर होता है, स्क्रू गेज होता है। एक बार एक लड़का हमसे पूछा, सर वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? मुझको लगता है शायद आपको 9-10 में पढ़ाया गया होगा, और अगर नहीं पढ़ाया गया तो मैं किसी एक लेक्चर में आपको स्क्रू गेज और वर्नियर पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसका काफ़ी यूज़ है आगे भी। ठीक, तो फिलहाल हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की लिमिट ऑफ एक्यूरेसी के अंडर कोई मेजरमेंट लेते हैं, यानी किसी यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत कोई माप लेते हैं, तो उसमें जो लास्ट डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है। हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये इतना ही, जैसे हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि इस लाइन की लेंथ 3.3, यहां पर संदेह है। ठीक, तो किसी मेजरमेंट में शामिल और उससे पहले के जितने होते हैं वो सब एक्यूरेटली मेजर डिजिट कहलाते हैं। ठीक, तो सभी एक्यूरेटली मेजर डिजिट और पहली अनसर्टेन डिजिट जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। यही सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है जो मैंने लिखा हुआ है, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ये क्या होता है? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक,
हालांकि यहाँ पे आपको डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, डेफिनेशन बुक्स में लिखी रहती, कभी कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं तो आप बता दीजिए, ठीक, कि किसी मेजरमेंट में सभी एक्यूरेटली मेजर डिजिट और पहली अनसर्टेन डिजिट मिलकर सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं, ठीक। यहाँ पर जो हम लोग को जानना है, जो आप शायद पहले से भी जानते होंगे, कि किसी कोई आपको डिजिट दी गई, कोई आपको फिगर दिया गया है, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक, उसको जानने के कुछ रूल्स होते हैं। हालांकि ऐसे कोई बहुत भारी रूल्स नहीं है, एक बार आप अपने दिमाग में इसको बैठा लें, अब्जॉर्व कर लें उसको, ठीक है, तो फिर ये कोई रूल्स जैसी कोई बात है नहीं इसमें, लेकिन फिलहाल हम इसको पॉइंट डाल के आपको बताते हैं, ठीक। तो रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सार्थक अंक गिनने के आपके क्या रूल्स हैं वो जानना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं जरा क्या है। तो सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। किसी भी मेजरमेंट में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट आएंगी जो जीरो नहीं है वो सब सार्थक अंक होगी, ठीक। जैसे कहीं लिखा है 23.45। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें कोई डिजिट जीरो नहीं है, तो कोई डिजिट जीरो नहीं, इसका मतलब इसमें जितने भी डिजिट हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे। अगर कोई भी डिजिट शून्य नहीं है तो वो सार्थक अंक होगी ही होगी, ठीक है। तो इसमें कोई डिजिट जीरो नहीं है तो इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहां भी कहीं लिखा होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही होगा। तो इसका मतलब हमें ध्यान किस पर देना है? जीरो पर। जीरो कभी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है और कभी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होता है, ठीक। तो जब जीरो जो है वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा, आर जीरो लाई बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी जीरो जो दो अशून्य अंकों के बीच में आते हैं वो सब सार्थक अंक होते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 203.04। अब इसमें देखिए 2 3 और 4 ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ही होंगे, ये तो सार्थक अंक होंगे ही होंगे क्योंकि ये जीरो नहीं है। अब यहाँ दो जीरो आए, लेकिन ये जीरो जो है ये भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है और ये जीरो भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इसमें हो गए 5। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 5 हो गए। क्लियर है? समझ में आ गई बात, ठीक। तो पहला रूल, सभी नॉन जीरो डिजिट जो होती हैं सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा, जीरो के बारे में रूल चालू हो रहे हैं, सारे रूल जीरो के बारे में। अगर जीरो दो अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक। तो बीच में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, बात खत्म। तो अब बात आती है कि जो पहले आते हैं उनका क्या और जो बाद में आते हैं। मान लो कि कोई डिजिट एक से कम है, एक से कम है, तो उसमें पहली नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। जैसे कहीं लिखा है 0.0024, तो इसमें पहली नॉन जीरो डिजिट कौन है? पहला अशून्य अंक कौन है? ये। और इससे पहले जितने जीरो आ रहे हैं, किसी संख्या में पहले अशून्य अंक से पहले अगर कोई जीरो है तो वो सार्थक अंक नहीं होता। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले भी अगर कुछ जीरो है तो वो सार्थक अंक नहीं होते। तो इसमें ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? केवल 2, ठीक है। अब बात आती है बाद में आने वाले जीरो, जो जीरो बाद में आते हैं, ठीक। तो बाद में आने वाले जीरो का ये है कि अगर, जिन्हें हम लोग ट्रेलिंग जीरो भी कहते हैं, तो आखिरी नॉन जीरो डिजिट जो है उसके बाद अगर कुछ जीरो आ रहे हैं, आखिरी लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर कुछ जीरो आ रहे हैं तो ये कभी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और कभी नहीं होते। तो यहां थोड़ा ध्यान देना है कि अगर डेसिमल लगा है, डेसिमल लगा है उस नंबर में, ठीक है, तो फिर बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे कहीं लिखा है 12.50, तो इसमें डेसिमल लगा है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4। 12.50 में 4। तो पहला रूल क्या बना बाद वाली जीरो के लिए? अगर डेसिमल लगा है, अगर डेसिमल लगा है तो बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। और अगर डेसिमल नहीं लगा है, अगर डेसिमल नहीं लगा है तो फिर बाद वाले जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, ठीक।
अब इसमें डेसिमल ना लगाते तो इसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते। ठीक, अगर डेसिमल नहीं लगाए तो आखिरी वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर, बाद वाले जितने भी 0 होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक सब क्लॉज भी है और वो ये है कि मान लीजिए अगर हमें इसके ए और बी बना दें। ठीक, अगर कोई क्वांटिटी हमें मेजरमेंट से हमने एक्यूरेटली मेजर की है, अगर कोई क्वांटिटी मेजरमेंट से प्राप्त हुई है, ठीक, तो आखिरी वाले 0 फिर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, भले डेसिमल ना लगा हो। डेसिमल लगाए तब तो आखिरी वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही होगा, लेकिन मेजरमेंट से मिलने वाली क्वांटिटी में बाकी आखिरी वाले जो 0 होते हैं, ठीक है, अगर डेसिमल नहीं लगा है तब भी वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे मान लिया हमने आपसे कहा कि कोई रॉड है, उसकी लेंथ हमने मेजर की 20 मीटर, आपने मेजर की है, मेजरमेंट से आप बता रहे हैं, तब ये आखिरी वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर होगा और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? 2 होंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। लोग अक्सर याद रखते हैं कि अगर डेसिमल लगा है तो बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अगर डेसिमल नहीं लगा है तो बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक ये भी क्लॉज है कि अगर वो आपको मेजरमेंट से मिली है क्वांटिटी, ठीक, तो बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, भले डेसिमल ना लगा हो तो भी। ठीक है, याद हो गई बात? तो ये 0 के बारे में रूल हो गए। फिर 10 की पावर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट नहीं होती। ठीक, अगर कहीं लिखा है 2.6 इंटू 10⁷, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 होंगे। इसको देखना ही नहीं है, सिर्फ इसमें ढूंढिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और इसमें 2 होंगे, तो इस पूरी संख्या में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट रूल है वो ये कि यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं आता है। अगर हम यूनिट चेंज करेंगे तो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स में कोई चेंज नहीं आता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रूल है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि सर 2 मीटर अगर लिखा है 2 मीटर, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें 200 सेंटीमीटर, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसमें 1 है, इसमें 3 हो जाएंगे। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन इसमें रहता है। तो इसके लिए कहा ही जाता है कि जब हम यूनिट चेंज करते हैं तो हमें साइंटिफिक मेथड से यूनिट चेंज करनी चाहिए। अब साइंटिफिक मेथड क्या होता है? पावर के फॉर्म में। ठीक, तो हम 2 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, ये साइंटिफिक मेथड कहलाता है। ठीक, और अगर हम इसमें देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो 1, और 10 की पावर सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट होती नहीं, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1, केवल यही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज नहीं आता है। तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के रूल हैं। आप एक बार इसको समझ लीजिए और चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से मैं ये रूल्स फिर से एक बार दोहरा दूं आपको। सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, जिसमें 0 नहीं है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक, यानी सोचना किसके बारे में? 0 के बारे में। अब 0 के बारे में जल्दी जल्दी रूल। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो 0 आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे यहां पर ये 0 इन दोनों के बीच आ रहा है, ये 0 इन दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इसमें ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। पहली नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर कुछ 0 हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी अशून्य अंक जो शून्य नहीं है, उससे पहले अगर कुछ 0 आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। आखिरी नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर कुछ 0 आ रहे हैं तो वो कभी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और कभी नहीं होते। अगर डेसिमल लगा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अगर डेसिमल नहीं लगा है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। लेकिन अगर वो क्वांटिटी आपने मेजरमेंट से प्राप्त की है तो डेसिमल ना हो लगा होने के बावजूद भी आखिरी वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट नहीं करते, और यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर हो गया टॉपिक? अच्छे से सबको क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं हम लोग रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ ए डिजिट। पूर्णांकन के नियम, हिंदी में बोलते थे पूर्णांकन के नियम। क्या चीज होती है ये सब लोग जानते हैं। ठीक, कि जैसे मान लीजिए कभी आपसे कोई कहता है ना डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखिए इसको, या अपने आंसर को डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लिखिए, तो हम लोगों को कुछ डिजिट हटानी होती है। ठीक, कुछ नंबर्स हटाने होते हैं। तो वो हटाने के रूल्स हैं, आप जानते हैं कि जो डिजिट हम हटा रहे हैं अगर वो 5 से बड़ी है
तो उससे पहले डिजिट में हम लोग एक ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। अगर वो 5 से छोटी है तो उसको हम ऐसे ही हटा देते हैं, उससे पहले वाली डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करते। तो ये रूल तो सभी जानते हैं कि मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि 12.5873, इसे हमें डेसिमल के बाद केवल 3 डिजिट तक लिखना है। सिग्निफिकेंट फिगर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसे डेसिमल के बाद केवल 3 डिजिट तक लिखना है। यानी ये वो डिजिट है जिसे हमें ड्रॉप करना है, ये ड्रॉपिंग डिजिट है। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या 5 से बड़ी है या 5 से छोटी? ये 5 से छोटी है। तो अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से छोटी है तो उसको हम ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं, उससे पहले वाली डिजिट में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा 12.587। और अगर यही 12.576 होता, ठीक, तो यहां पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक अगर अपने आंसर को रखना है तो ये 6 हमें ड्रॉप करना है। इस बार ये 5 से बड़ा है। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ी होती तो इसको जब हम ड्रॉप करते हैं तो इससे पहले वाले में 1 प्लस कर देते हैं। तो अब ये हो जाएगा 12.588। ये सभी बच्चे जानते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। सेकेंड रूल इसका जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते। तो इसको जरा जान लें आप कि अगर मान लीजिए ड्रॉप की जाने वाली डिजिट 5 होती तब क्या होता। 5 से बड़ी है तो हमें पता है पहले वाले में 1 जोड़ देना है, 5 से छोटी तो उसको ऐसे ही हटा देना है। ठीक, 5 ही अगर हो ड्रॉपिंग डिजिट तब क्या करना है। ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 12.5875 ये 5 होता। रूल ये है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट जिसे ड्रॉप करना है वो 5 है तो हम उससे पहले वाले को देखते हैं कि उससे पहले वाला जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं और 5 को ड्रॉप कर देते हैं। अगर वो इवन है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते। ठीक, तो 5 के लिए रूल ध्यान रखिएगा अगर जिनको नहीं पता हो। अब जैसे यहां इसको हटाना है तो उसको देखा ये ऑड है, ऑड है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, +1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 12.588। क्लियर है। और अगर यही होता 12.5885 और इसे हमें 5 को ड्रॉप करना होता तो 5 ड्रॉपिंग डिजिट क्या है, 5 है। 5 से बड़ी होती तो इसमें 1 ऐड हो जाता, छोटी होती तो ऐसे ही छोड़ देते। अब 5 है तो क्या करेंगे, 5 है तो पहले वाले डिजिट को देखेंगे, ये इवन है, इवन है तो इस बार इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा और ये 12.588 ही रहेगी। क्लियर है। तो ये कहलाते हैं रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। इसकी कभी कभी जरूरत पड़ेगी, अभी मैं बताता हूं कहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, होता क्या है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, ऐड करना, इसमें फिजिक्स में रूल ये है कि हमें अपने आंसर को वो एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहिए, उचित सार्थक अंकों तक लिखना चाहिए। अब अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में अलग अलग रूल जो है वो लगते हैं। ठीक, तो जरा देखते हैं हम लोग कि हमें अपने आंसर को कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना चाहिए, इसके लिए रूल्स क्या हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमें अपने आंसर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहिए, इसके लिए क्या रूल्स हैं। सबसे पहले एडिशन और सबट्रैक्शन में क्या रूल लगता है, इन एडिशन एंड सबट्रैक्शन, यानी जोड़ने और घटाने में। इसमें हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या है। जिन डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक, जिन भी डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, डेसिमल के बाद सबसे कम, इसमें डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी जिन 3 डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं उसमें से किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद, पहले वाले से मतलब नहीं। इसमें कितने हैं, 1। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो अपने रिजल्ट में भी हमें डेसिमल के बाद केवल 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। ये रूल्स होता है कि जिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मान लीजिए, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आपने कई फिजिकल उसको जोड़ना है आपको या घटाना है, तो आप पहले उन्हें ऐड कर लें,
उसके बाद आप देखें कि जिनको हमने जोड़ा है या जिनको घटाया है उसमें किसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, और उसमें डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं अपने आंसर में हमें डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। मान लो जिन डिजिट को हमने जोड़ा है उसमें डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है तो उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं डेसिमल के बाद, तो मैं अपने आंसर में भी दशमलव के बाद केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। यहाँ केवल 1 है तो हमें इनको ऐड किया, आ गया 12.73। तो अब हमें डेसिमल के बाद केवल 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, यानी हमें यहाँ तक अपने आंसर को लिखना है। तो अब देखिए हमें जो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ पढ़ाया गया था वो काम आ रहा है। हमें 3 को ड्रॉप करना है, 3 को ड्रॉप करना है तो ये सिंपली ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये 5 से छोटा है। तो अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा फिजिक्स के हिसाब से, वो 12.7 होगा। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 12.73 फिजिक्स के हिसाब से। मैथमेटिक्स के हिसाब से ये ज़्यादा एग्जैक्ट है, पर फिजिक्स के हिसाब से इसका एग्जैक्ट आंसर जो है, जो करेक्ट आंसर है, वो 12.7 है। समझ में आ गई बात आपको? अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल चलता है? इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक, उसमें हम डेसिमल के बाद केवल देखते थे, इसमें हम पूरी डिजिट में देखते हैं कि जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं उसमें किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, और हमें अपने आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने होते हैं, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे इसमें देखें अगर हम, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। मीटर लिखा यानी मेजरमेंट से मिला हुआ है, तो ये भी 0 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4, और इसमें कितने हैं? 3। जब हमने इसमें डिवाइड किया तो इतना आ जाएगा। अब हमें अपने आंसर में केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखने हैं, क्योंकि जिन 2 डिजिट को हमने डिवाइड किया था उसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें कम है। कितने हैं? 3 हैं। तो हमें अपने आंसर में केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, यानी यहाँ तक जाना है। तो ये हटाना है पूरा, तो इसमें ये 8 5 से क्या है? बड़ा है। बड़ा है तो इसको जब हटाएंगे तो उससे पहले वाले में 1 जोड़ देंगे, तो 108 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के बाद देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और जितने मिनिमम हो, जिन नंबर्स को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए डेसिमल के बाद। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं कि जिन 2 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, ठीक है, उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, और जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अपने आंसर में भी हमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने होते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, एग्जाम्पल आप चाहे तो नोट कर सकते हैं ये दोनों। तो चलिए अब हम लोग इसमें परसेंटेज एरर के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसके बाद आज से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप अपनी टेक्स्ट बुक के सारे सवाल लगा सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें बताने नहीं है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्फीयर है, ठीक है, गोला, ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर मीज़र की गई है। आज तो पूछा जा रहा है, बताइए इस मीज़रमेंट में मैक्सिमम कितने % की एरर है। ये पहला क्वेश्चन है कि एक स्फीयर की रेडियस 2.5 सेंटीमीटर मीज़र की गई है। क्वेश्चन है कि इसके मीज़रमेंट में मैक्सिमम कितने % की एरर है। और सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको ये बताना है सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है, और वो ये है कि अगर हम इस रेडियस से इसका सरफेस एरिया मेजर करें तो उसमें कितने % की एरर होगी, और अगर हम लोग इसका वॉल्यूम मेजर करें तो उसमें कितने % की एरर होगी, यानी इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो कितने % की एरर होगी, और अगर हम लोग इसका वॉल्यूम निकालें तो कितने % की एरर होगी। तो चलिए देखते हैं जरा। आपको मैंने बताया था कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजर्ड वैल्यू को देखकर हम उसमें एरर कितनी है नोट कर सकते हैं। मेथड क्या बताया था, उसमें सभी डिजिट को 0 करके आखिरी डिजिट को 1 कर दीजिए। ठीक, तो अगर आपने रेडियस 2.5 सेंटीमीटर मेजर की है तो हमें पता है कि इस मेजरमेंट में जो एरर होगी, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो रेडियस आपने 2.5 सेंटीमीटर मेजर की है, इसमें जो एरर होगी वो 0.1 सेंटीमीटर की मैक्सिमम एरर होगी। मैक्सिमम एरर नोट करने का तरीका क्या है, सभी डिजिट को 0 करके आखिरी को 1 कर दें। ठीक, तो बस अब आपको परसेंटेज एरर चाहिए। परसेंटेज एरर कैसे निकलती है, पहले फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, त्रुटि
बटे वास्तविक मान। डेल्टा आर अपॉन आर ये फ्रैक्शनल एरर हो गई, और फ्रैक्शनल एरर यानी भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज एरर आ जाती है। तो 0.1 अपॉन 2.5 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4%, ठीक। तो रेडियस के मेजरमेंट में 4% की एरर है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन है कि अगर हम इसी रेडियस से इसका सरफेस एरिया मेजर करें, तो आप जानते हैं स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², लिखा आपने। अब इसको देख करके, इस फॉर्मूले को देखकर हम एरिया में पहले फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है, कि फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी, एरर हिंदी में क्या लिखेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि लिखने का तरीका क्या बताया था, भिन्नात्मक त्रुटि लिखने का तरीका बताया था कि जो क्वांटिटी आती है उसमें आप एरर लिखते जाइए, जो भी क्वांटिटी आए उसमें आप फ्रैक्शनल एरर लिखते जाइए, ठीक। और इस दौरान मल्टीप्लिकेशन का प्लस हो जाता है और पावर जो है वो आगे आ जाती है, ठीक। तो सबसे पहले क्या आया, एरिया। तो एरिया में फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा अपॉन ए, भाई त्रुटि बटे वास्तविक मान। फिर 4π कांस्टेंट है, जैसे डायमेंशन लिखते समय कांस्टेंट को छोड़ देते थे, वैसे ही यहाँ भी कांस्टेंट को छोड़ देंगे, क्योंकि जो एरर होती है, जैसे मैं पूछूं कि गोले के क्षेत्रफल में जो त्रुटि आएगी वो क्या इसके कारण होगी, जो एरर होगी वो क्या इसके कारण होगी, नहीं, वो एरर इसलिए होगी क्योंकि आपने रेडियस गलत पढ़ी है। कांस्टेंट के कारण कोई एरर नहीं आती, इसलिए जब एरर नोट करते हैं तो कांस्टेंट को छोड़ दिया जाता है, ठीक। तो 4π ये कोई मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है, इसको आपने मापा नहीं है, तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, ठीक। तो 4π को छोड़ दिया, आए सीधे r² पर। तो r² में पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गया, बचा क्या, r। तो r में फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा आर अपॉन r। ये मेथड याद होगा, लास्ट टर्म पे मैंने आपको सिखाया था, ठीक। तो ये आ गई फ्रैक्शनल एरर, और फ्रैक्शनल एरर आ गई तो अब हम लिखेंगे परसेंटेज एरर। अगर इसमें एक से ज़्यादा टर्म होते तो हम मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर लिखते, सबको प्लस कर देते। अब इसमें और टर्म है ही नहीं, तो सीधे परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी, परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, इधर 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ये क्या है, क्षेत्रफल में भिन्नात्मक त्रुटि, उसमें 100 से गुणा हो गया तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, और यही तो आपको निकालनी थी, एरिया में परसेंटेज एरर। 2 डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, 0.1, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 100। अभी इसको तो आपने सॉल्व किया है, ये 4% आया था, उसमें 2 से और मल्टीप्लाई हो गया तो 8%। तो एरिया के मेजरमेंट में 8% की एरर होगी। अब आता है वॉल्यूम। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, ये गोले का आयतन होता है। आयतन लिखा, अब हम लिखेंगे फ्रैक्शनल एरर। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ, ये वॉल्यूम है, यहाँ पे लिख देंगे आप फ्रैक्शनल एरर, हिंदी में लिखेंगे भिन्नात्मक त्रुटि। तो इसमें फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा v अपॉन v। 4/3 पाई कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे, r³ आया, पावर आगे आ जाएगी, अब बचा r, तो r में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा आर अपॉन r। ये फ्रैक्शनल एरर हो गई। फिर अगली बार अगली लाइन में लिखेंगे यहाँ पर परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जो होगी वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आयतन में भिन्नात्मक त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा किया तो प्रतिशत त्रुटि, ये लिखा हुआ आयतन प्रतिशत त्रुटि। अब इधर 100 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। बोलो कोई दिक्कत हो, सबकी समझ में आ गई बात। 3 वही 0.1 2.5 इंटू 100, इसको सॉल्व करके आप जानते हैं 4% आया था, उसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 12% की एरर होगी। इधर लिख देता हूँ 12% की एरर, ठीक। तो रेडियस को मेजर करने में 4% की एरर है, एरिया को मेजर करने में 8% की, और वॉल्यूम को मेजर करने में 12% की एरर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत हो अगर आपको, आप बताइए। सबकी समझ में आ गई बात। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है
कि किसी स्टूडेंट ने किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करने के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करने के लिए सिंपल पेंडुलम का एक प्रैक्टिकल किया, सरल लोलक का, और पेंडुलम की लेंथ मेजर करने में 2% की, और उसका टाइम पीरियड मेजर करने में 3% की एरर है। जो सरल लोलक था उसकी लंबाई मापने में 2% की एरर आ गई और टाइम पीरियड मापने में 3% की एरर आ गई। वो कह रहा है कि अगर फॉर्मूले G = 4π² L/T² का यूज हुआ है, G निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज हुआ है, तो बताइए G के मेजरमेंट में कितने % की एरर होगी। तो ये समस्या भी आप कर लेंगे, सरल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको इसे लीनियर फॉर्म में लिखना है। इसमें दो मेजर क्वांटिटी हैं, L और T। लेंथ मेजर करने में 2% की और टाइम पीरियड मेजर करने में 3% की एरर आई है, और हमें बताना है कि अब इस फार्मूले से जो G निकालेंगे उस G को मेजर करने में कितने % की एरर होगी। तो पहले हमने इसको लीनियर फॉर्म में लिखा, L(T⁻²). अब हम लोग लिखेंगे इससे फ्रैक्शनल एरर, ठीक। तो फ्रैक्शनल एरर हिंदी में क्या लिखेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि। ΔG/G = 4π² कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे, L, तो L में फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी ΔL/L, इंटू का प्लस हो जाएगा, फिर T⁻², तो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो -2 आगे आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2, और T में फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगी, ΔT/T, ठीक। फिर आप जानते हैं कि इसमें दो टर्म है, तो अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, और मैंने आपको सिखाया था कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जब लिखें तो सबको प्लस कर देते हैं, ठीक। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर का केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं, यानी मॉड लगा देंगे। ये सब लास्ट लेक्चर में सिखा चुके हैं। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी ΔL/L + 2 ΔT/T। ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आ गई, सबकी समझ में आ गई बात। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ΔG/G मॉड मैक्सिमम इंटू 100। इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये है गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत त्रुटि, बराबर किसके, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए, उस 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा ΔL/L इंटू 100 प्लस 2 ΔT/T इंटू 100। अब इसको अगर आप पहचाने तो ये क्या है, ΔL क्या है, L क्या है, लेंथ, ΔL लंबाई मापने में होने वाली एरर, एरर अपॉन लेंथ, तो ये कहलाएगी फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि। यानी ये लंबाई मापने में भिन्नात्मक त्रुटि, उसमें 100 से गुणा हो गया, तो ये है लंबाई को मापने में होने वाली प्रतिशत त्रुटि। और सवाल बता रहा है कि लंबाई मापने में कितने % की एरर आई, 2% की, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसकी जगह 2%। ऐसे ही ये है आवर्तकाल मापने में भिन्नात्मक त्रुटि, उसमें 100 से गुणा हुआ, तो ये आवर्तकाल मापने में प्रतिशत त्रुटि। टाइम पीरियड मेजर करने में परसेंटेज एरर, और कितने % की एरर है, 3% की, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये हो गया 2% प्लस 6%, टोटल आया 8%। तो G की वैल्यू मेजर करने में 8% की क्या है, एरर है। क्वेश्चन हो गया आपका, समझ में आ गई बात। और ये जो अलग अलग दिखाई दे रहा ना, उसका मतलब ये होता है ये कहाँ से आया, इससे, और ये कहाँ से आया, इससे। इसका मतलब ये है कि G के मेजरमेंट में टोटल 8% की एरर है, इसमें से लेंथ जो आपने गलत पढ़ी है उसके कारण 2% की एरर है, और टाइम पीरियड जो आपने गलत पढ़ा उसके कारण 6% की एरर है। यानी टोटल 8% की एरर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड जो है वो इस परसेंटेज एरर के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लेंथ के कारण केवल 2% की एरर आ रही है, लेकिन टाइम पीरियड वाला टर्म 6% की एरर दे रहा है। तो इसलिए अगर मालिक किसी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में वो ये पूछ दे कि बताओ G की वैल्यू ज़्यादा शुद्धतापूर्वक मापने के लिए, ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर करने के लिए हमें किस क्वांटिटी को ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करना चाहिए, तो सीधी बात है जिसके कारण परसेंटेज एरर ज़्यादा आ रही है उसी को आपको ज़्यादा सावधानी से मापना चाहिए। यहाँ पर T के कारण परसेंटेज एरर ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर होगा कि हमें G की वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर करने के लिए टाइम पीरियड को
ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा परसेंटेज एरर लेकर आता है। सबकी समझ में आ गया क्वेश्चन? सभी की समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है कि एक क्यूब है घन, उसकी साइड को मेजर करने में, साइड माने उसकी एक भुजा को मेजर करने में, क्यूब की साइड को ए से दिखाएं तो इसमें 2% की एरर है, और इसका मास मेजर करने में 3% की एरर है। ठीक, तो एक घन की भुजा मापने में 2% और उसका द्रव्यमान मापने में 3% की त्रुटि हुई। अब कह रहा है बताइए अगर इन्हीं डाटा से हम इसकी डेंसिटी मेजर करें, इसका घनत्व मापें, तो उस मेजरमेंट में मैक्सिमम कितने % की एरर होगी। तो जैसा अभी क्वेश्चन बताया था काफ़ी हद तक वैसा ही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले याद करना है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो आप जान जाएंगे डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। जिस क्वांटिटी में परसेंटेज एरर निकालनी है पहले हम उसका फार्मूला लिख लें। तो डेंसिटी को डी से दिखाते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या ये फार्मूला उन टर्म में आ गया जो हमने मेजर की है? हमेशा आपका फार्मूला उन टर्म में होना चाहिए जो आपने मेजर की है। मास तो हमने मेजर किया पर वॉल्यूम नहीं मेजर किया है, हमने घन का आयतन नहीं मापा है, घन की एक भुजा मापी है। तो अभी हम वी को गायब करेंगे। आप जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, साइड क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब घन का आयतन तो जानते होंगे ना। ठीक, लिख दिया हमने। अब डेंसिटी का ये जो फॉर्मूला आया है इसमें सारे वही टर्म है जो हमने मेजर किए हैं। ठीक, तो अब इसको हम लीनियर फॉर्म में लिखेंगे, m a⁻³ उसके बाद में इसको देखकर फ्रैक्शनल एरर नोट करेंगे। अब यहाँ लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। इसके बाद क्या लिखेंगे आप यहाँ पे एक लाइन, फ्रैक्शनल एरर। और फ्रैक्शनल एरर कितनी है, भिन्नात्मक त्रुटि, डेल्टा d/d। मास आया तो मास में फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा m/m। इनटू का प्लस हो जाएगा, फिर a⁻³ तो -3 आगे आएगा, तो ये -3 आगे आ गया। अब a बचा, तो a में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा a/a। फिर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, और उसको नोट करने का तरीका डेल्टा d/d मॉड मैक्सिमम। मॉड का हम सिर्फ अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का परिमाण लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा डेल्टा m/m प्लस 3 डेल्टा a/a। किसी को ये सब बेसिक नहीं पता हो तो इसका पहले वाला लेक्चर जरूर देखें। ठीक, ये आ गया, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आ गई। अब इसी में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगी। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर डेल्टा d/d मॉड मैक्सिमम इंटू 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में। ये क्या है, घनत्व में भिन्नात्मक त्रुटि, उसमें 100 से गुणा कर दिया, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि। यही तो आपको चाहिए थी। अब इधर 100 से मल्टीप्लाई की तो इधर भी करेंगे। तब जब इसको ऐसे करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 100 अंदर जाएगा ना। तो डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा a/a इंटू 100। क्लियर है? तो अब अगर हम लोग पहचाने इसको तो ये है द्रव्यमान मापने में होने वाली त्रुटि, उसमें द्रव्यमान से भाग दे दिया तो ये भिन्नात्मक त्रुटि है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्रतिशत त्रुटि है। एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। और मास मेजरमेंट में कितने % की एरर है, 3% की। तो यहाँ लिख दिया 3% प्लस 3 तो ऐसे ही लिखा। और ये क्या है, उसी तरह से ये साइड मेजर करने में वाली परसेंटेज एरर, और वो 2% की एरर है तो 2%। ठीक, कितना आ गया, 3 × 2 6, 6 और 3 9। तो आपका आंसर हो जाएगा कि इस आंकड़े से अगर आप इस घन का घनत्व निकालेंगे तो उस मेजरमेंट में 9% की एरर होगी। समझ में आ गई बात? और जो अभी मैंने बात आपको बताई थी कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में एक सेकेंड क्वेश्चन जोड़ देते हैं वो लोग कि एक घन की साइड मेजर करने में 2% की एरर हुई, मास मेजर करने में 3% की एरर हुई। अगर इन डाटा से हम इसकी डेंसिटी निकालें तो बताइए उसमें कितने % की एरर होगी। और आगे जोड़ दिया कि बताइए ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजरमेंट के लिए हमें किस क्वांटिटी को ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करना चाहिए। तो कुछ लोग इसी को देख के बता देते हैं कि साइड मेजर करने में तो कम एरर है, मास मेजर करने में ज़्यादा एरर है। इसका मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजरमेंट के लिए हमें मास को ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करना चाहिए। यहाँ से नहीं देखते, कहाँ से देखेंगे, जब डेंसिटी में परसेंटेज एरर निकाली आपने तब देखिए मास के कारण केवल 3% की एरर है, जबकि साइड के कारण 6% की एरर आ रही है। तो साइड जो है टोटल 9% एरर में साइड जो आपने गलत मेजर की है
उसके कारण 6% की एरर है, और जो मास गलत मेजर किया उसके कारण केवल 3% की एरर है। तो वहाँ से नहीं देखते, यहाँ से देखते हैं। साइड को हमें ज़्यादा एक्यूरेटली, यानी उसकी भुजा को हमें ज़्यादा सावधानीपूर्वक मापना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात आपको? सभी की समझ में आ गई बात? तो अब आप इसके क्वेश्चन जो है वो लगाइए अपनी बुक के। अब आपसे क्वेश्चन निकल आने चाहिए। तो ये मैंने आपको यूनिट और मेजरमेंट कंप्लीट कर दिया है। हालांकि इसमें एक और चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, लेकिन उससे कोई कुछ पूछता उछता नहीं, वो बेकार का चैप्टर है। बेकार का नहीं है, मतलब आप अपने नॉलेज के लिए बुक से उसको एक बार पढ़ लें, ठीक। तो इसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट मैं चालू करूँगा, काइनेमेटिक्स, जो उसमें 3-4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी और आपके बोर्ड पेपर के लिए भी। तो अगली यूनिट वही चालू की जाएगी। तब तक पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।